हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए जियोग्राफी के क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में कुल मिलाकर 91 क्वेश्चन पेपर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 20 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग विविध के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्थलाकृतिक जलीय एवं अन्य बाधाओं के कारण निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन सा भारत में उपलब्ध धरातली जल उपयोग योग्य को प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 32%। स्थलाकृतिक जलीय एवं अन्य दबावों के कारण प्राप्त धरातली जल का केवल 32% जल का ही उपयोग किया जा सकता है। नदी में जल प्रवाह इसके जल ग्रहण क्षेत्र के आकार अथवा नदी बेसिन और इस जल ग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा पर निर्भर करती है। भारत में विश्व के धरातली क्षेत्र का लगभग 2.45%, जल संसाधनों का 4%, जनसंख्या का लगभग 17.5% भाग पाया जाता है। देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन किलोमीटर है। धरातली जल और पुनः पूर्ति योग्य भौम जल से 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है। इस प्रकार देश में कुल उपयोगी जल संसाधन 1122 घन किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5वीं। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सारे पर्वतीय जिले, मिकीर पहाड़ी और असम की उत्तरी कछार की पहाड़ियाँ, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला और तमिलनाडु के नीलगिरी आदि को मिलाकर 15 जिले शामिल है। 1981 में पिछड़े क्षेत्रों पर राष्ट्रीय समिति ने उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल करने की सिफारिश की जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है और जिनमें जनजातीय उपयोजना लागू नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत खाद्य फसल में ऐसे बीजों के विकास एवं उपयोग से है जिसके कारण इनके उत्पादन में अंशातीत वृद्धि हुई है। 1960 के दशक में मध्य में गेहूं और चावल की किस्में जो अधिक उत्पादन देने वाली नई किस्में थी कृषि के लिए उपलब्ध हुईं। भारत ने इसका लाभ उठाया और पैकेज प्रौद्योगिकी के रूप में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात के सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में रासायनिक खाद के साथ इन उच्च उत्पादकता की किस्मों को अपनाया। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड ने किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र में से एक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के तत्वाधान में भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा 22 नवंबर 2022 को जारी सूची के अनुसार भारत में 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं।
ये हैं कांडला SEZ गुजरात, सीप्च सेज मुंबई, नोएडा सेज उत्तर प्रदेश, MEPZ सेज चेन्नई, कोचीन सेज कोचीन, फाल्टा सेज फाल्टा पश्चिम बंगाल, विशाखापत्तनम सेज विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानिक जाति का उदाहरण है? पहला है अंडमानी जंगली सूअर, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश के मिथुन, तीसरा है एशियाई हाथी, चौथा है हिमालयी भूरे भालू। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल ए और बी। अंडमानी जंगली सूअर और अरुणाचल प्रदेश के मिथुन स्थानिक जाति का उदाहरण है, जबकि हिमालयी भूरे भालू तथा एशियाई हाथी स्थानिक जाति के उदाहरण नहीं है। स्थानिक प्रजातियां उनके आवास और भौगोलिक स्थिति से संबंधित है, जो एक सीमित क्षेत्र में रहती हैं। भारत में जानवरों की कई स्थानिक प्रजातियां हैं, जैसे एशियाई शेर, संघई हिरण, कश्मीरी बारहसिंगा, नीलगिरी तहर, बैंगनी मेढक, पिग्मी हॉग तथा नीलगिरी ब्लू रॉबिन आदि। अगला प्रश्न है, गलत मिलान को मालूम करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिंदरी बिहार। ये गलत है। तलचर का उड़ीसा होगा, नामपुर असम, कोयली गुजरात और सिंदरी झारखंड। अगला प्रश्न है, निम्न स्थानों का मिलान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रियासी जम्मू और कश्मीर में है, कोरापुट उड़ीसा में, डिगबोई असम में और आसनसोल पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी तिथि GSAT-6A को भारतीय स्पेस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रक्षेपित करने के लिए सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 29 मार्च 2018। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। वर्ष 2011-12 के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य में निवास करती है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महुआ। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती हैं और पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेय जल आपूर्ति की कितनी आवश्यकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 55 लीटर। भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति 55 लीटर जल की आवश्यकता होती है। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन की घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर के सेवा स्तर पर पीने योग्य पाइप के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम बनाया है। अगला प्रश्न है, संदेशों, विचारों और सूचनाओं को प्राप्त करने और भेजने की प्रक्रिया को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संचार। संचार का तात्पर्य मन के विचारों व भावों का आदान प्रदान संचार कहलाता है। वर्तमान समय में संचार को अनेक प्रकार से उपयोग करते हैं। रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, समाचार पत्र आदि संचार के साधन है। ढुलाई, पोस्टेज, परिवहन संचार का साधन नहीं है। इनके द्वारा वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैयक्तिक संचार के साधनों की पहचान कीजिए।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ईमेल। रेडियो, समाचार पत्र, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि सार्वजनिक संचार का महत्वपूर्ण साधन है। इसके द्वारा सभी घटनाओं आदि को प्रत्येक व्यक्ति देख और सुन सकते हैं। ईमेल व्यक्तिगत संचारों का साधन है। इसके अतिरिक्त पत्रादि, दूरभाष, तार, टेलीग्राम, टेलीफोन, फैक्स और इंटरनेट आदि भी व्यक्तिगत संचार के साधन हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में किस देश का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत का। विश्व में भारत का डाक नेटवर्क सबसे बड़ा है। डाक विभाग का मुख्य नेटवर्क ग्रामीण क्षेत्रों में है। अगला प्रश्न है, भारतीय टेलीकॉम विनियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन है 1997 में। भारतीय टेलीकॉम विनियामक प्राधिकरण की स्थापना 20 फरवरी 1997 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 द्वारा की गई थी। ट्राई का मिशन देश में दूरसंचार के विकास के लिए परिस्थितियों का निर्माण और पोषण करना है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रसार भारती की स्थापना अस्तित्व में आया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1997 में। प्रसार भारती एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना प्रसार भारती अधिनियम के तहत की गई और यह 23 नवंबर 1997 को अस्तित्व में आया। यह देश का सार्वजनिक सेवा प्रसारण करता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प चुनिए। ए है, औपनिवेशिक शासन के फलस्वरूप भारत में रेल, पत्तन, जल परिवहन और डाक एवं तार जैसी अवसंरचना का विकास हुआ। बी है, ब्रिटिश शासन द्वारा निर्मित अवसंरचना से लोगों को बड़े पैमाने पर बेहतर भविष्य के लिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में प्रवास करने में सहायता मिली। सी है, नई अवसंरचना का प्रयोग ब्रिटेन एवं अन्य व्यापारिक देशों ने निर्यात के लिए कृषि क्षेत्र के कच्चे माल का संग्रहण करने और थल सेना को सक्रिय करने के लिए किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल ए और सी सही है। औपनिवेशिक शासन ने भारत में रेल, पत्तन एवं जल परिवहन, डाक एवं तार सेवा जैसे संचार साधनों का विकास किया जिनका मुख्य उद्देश्य भारत के आर्थिक संसाधनों का अधिकतम दोहन किया जाए। औपनिवेशिक शासन द्वारा निर्मित अवसंरचनाओं एवं आर्थिक प्रणाली का परिणाम अनियोजित शहरीकरण भी था। परंपरागत हस्तशिल्पों के विनाश के कारण उत्पन्न बेरोजगारी नई व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए शहरों की ओर प्रवास करने लगे। वस्तुतः ब्रिटिश शासन द्वारा निर्मित अवसंरचनाएं औपनिवेशिक हित से प्रेरित था तथा इसका मुख्य उद्देश्य भारत के कृषि उत्पाद का संग्रहण करना एवं निर्मित औद्योगिक उत्पादों को भारतीय बाजारों में बांटना था। इस प्रक्रिया ने भारत में विऔद्योगिकरण को जन्म दिया। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो को अब क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आकाशवाणी। ऑल इंडिया रेडियो को अब आकाशवाणी कहा जाता है। भारत में रेडियो प्रसारण सन 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा प्रारंभ किया गया था। सरकार ने 1930 में इस संचार माध्यम को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के अंतर्गत ले लिया। 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में आकाशवाणी में बदल दिया गया। ऑल इंडिया रेडियो सूचना, शिक्षा एवं मनोरंजन से जुड़े विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का प्रसारण करती है। अगला प्रश्न है, लैटिन वाक्यांश उर्ब्स प्रीमा इन इंडिस का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर। 1869 ईस्वी में स्वेज नहर के खुल जाने से विश्व अर्थव्यवस्था के साथ मुंबई के संबंध और भी अधिक मजबूत हुए। मुंबई सरकार और भारतीय व्यापारियों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए बम्बई को उर्ब्स प्रीमा इन इंडिया अर्थात भारत का सरताज शहर या भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर घोषित कर दिया। अगला प्रश्न है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स एक उत्पादन इकाई जिसका स्वामित्व भारतीय रेल के पास है, कहाँ पर स्थित है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वाराणसी में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स एक उत्पादन इकाई जिसका स्वामित्व भारतीय रेल के पास है, वाराणसी में स्थित है। भारत में रेल इंजन बनाने का काम 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जमालपुर और अजमेर में शुरू किया गया। 1921 में सिंहपुर में पेनिनसुलर लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना हुई, जिसे 1945 ईस्वी में टाटा ने खरीद लिया। इस समय देश रेल इंजन निर्माण के 4 कारखाने हैं। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स मिज़िटाम वर्धमान जिले में, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मड़वाडीह वाराणसी में, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव वर्क्स जमशेदपुर झारखंड में और डीजल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला में। अगला प्रश्न है, उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु ने। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत पर वर्षा जल संग्रह ढांचे को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस से बने पाइप द्वारा एकत्रित करने जैसी 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण भी प्रचलित है। राजस्थान में अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेषकर बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, शिलांग में घरेलू जल की ज़रूरतों का निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन सा छत पर से जल संचयन द्वारा पूरा किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लगभग 15% से 25%। शिलांग मेघालय में घरेलू जल की जरूरतों का लगभग 15 से 25% तक छत पर से जल संचयन द्वारा पूरा किया जाता है। मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है, क्योंकि चेरापूंजी और मासिनराम में जहां विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, वहीं शिलांग पानी के जल की गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर के लगभग हर घर की छत पर वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल उपयोग योग्य जल संसाधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1122 घन किलोमीटर। भारत में कुल उपयोग योग्य जल संसाधन 1122 घन किलोमीटर है। भारत में विश्व के धरातली क्षेत्र का लगभग 2.45%, जल संसाधन का 4%, जनसंख्या का लगभग 16% भाग पाया जाता है। देश में एक वर्ष में वर्षा से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन किलोमीटर है। धरातली जल और पुनः पूर्ति योग्य भौम जल से 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है। धरातली जल के 4 मुख्य स्रोत नदियां, झीलें, तलैया और तालाब हैं, जिनमें धरातली जल का संरक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल उपयोगी जल संसाधन मात्रा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1122 घन किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत में भूमि जोतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसका सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। भारत में भूजोत का औसत आकार 1.08 हेक्टेयर है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि और विरासत के दोषपूर्ण कानून भूजोत के छोटे आकार के लिए जिम्मेदार है। ऐसी भूजोतों के मालिक या किसान सिंचाई, उर्वरक, उन्नत बीज इत्यादि की लागत को पूरा करने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। अतः आयोग द्वारा विकल्प सी को गलत माना गया है, जबकि ए और सी दोनों गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक शहर नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अहमदाबाद। अहमदाबाद सांस्कृतिक शहर नहीं है, यह औद्योगिक क्षेत्र है, जबकि तिरुपति, वाराणसी और जगन्नाथपुरी सांस्कृतिक शहर हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण इस प्रकार है।
औद्योगिक नगर हैं मुंबई, सलेम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई इत्यादि। विकास का प्रमुख अभिप्रेरक बल उद्योगों का विकास रहा है। वाणिज्यिक नगर व्यापार और वाणिज्य में विशिष्टता प्राप्त शहरों और नगरों को इस वर्ग में रखा जाता है, जैसे कोलकाता, सहारनपुर, सतना आदि। खनन नगर, ये नगर खनिज समृद्ध क्षेत्रों में विकसित हुए हैं, जैसे रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्राचीन शहर नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद। हैदराबाद प्राचीन शहर नहीं है, यह मध्यकालीन शहर है, जबकि उज्जैन, पटना और कन्नौज प्राचीन शहर है। विभिन्न युगों में उनके विकास के आधार पर भारतीय नगरों को निम्नलिखित प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। प्राचीन नगर, भारत में 2000 से अधिक वर्षों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले नगर हैं। इनमें से अधिकांश का विकास धार्मिक अथवा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ है। वाराणसी इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर है। मध्यकालीन नगर, वर्तमान समय के लगभग 100 नगरों का इतिहास मध्यकाल से जुड़ा है। इनमें से अधिकांश का विकास रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालयों के रूप में हुआ। ये किला नगर है, जिनका निर्माण प्राचीन नगरों के खंडहरों पर हुआ। ऐसे नगरों में दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा और नागपुर महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं की डाडिक शाखा निम्नलिखित भाषा परिवारों में से किसके अंतर्गत आती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय यूरोपीय। भारतीय भाषाओं की डाडिक शाखा भारतीय यूरोपीय भाषा परिवारों के अंतर्गत आती है। प्रमुख भारतीय भाषाएं 4 भाषा परिवारों से जुड़े हुए हैं: ऑस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी तिब्बत और भारतीय यूरोपीय। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय भाषाओं के निम्नलिखित परिवारों में से किसे बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय यूरोपीय। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ निम्नलिखित में अभियानों में से किसके अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक अभियान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान के अंतर्गत आता है। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। इसे 22 जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिंग चयनात्मक गर्भपात और गिरते बाल लिंगानुपात को संबोधित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वेक्षण विभाग कब स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1767 में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को संगठित करने हेतु किया गया था। इसका मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड में स्थित है। इसका प्रमुख कार्य भारत के भीतर सभी स्थलाकृतिक नियंत्रण, सर्वेक्षण एवं मानचित्र करना आदि है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल सर्वे और मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री भारत सरकार के सबसे पुराने वैज्ञानिक विभाग हैं। अगला प्रश्न है, NGDI का पूर्ण रूप बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नेशनल जियोस्पेशियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। NGDI का पूर्ण रूप नेशनल जियोस्पेशियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगला प्रश्न है, 2005 में प्रक्षेपित भारतीय उपग्रह कैर्टोसैट 1 एक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष में IRS-1A उपग्रह का प्रक्षेपण किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1988 में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस तरीके से हम लोगों ने इस पूरे बुक को कंप्लीट कर लिया है।
अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।